फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं और उन डिजीज़ के लिए ड्रग्स। तो सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ दैट हेल्प इन ब्रीथिंग, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो मिल के ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स मिल के बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो है वो इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नोज़, ट्रैकिया, फेरेंक्स, लैरिंक्स, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। और इनमें से अगर कोई भी ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो है वो कॉज बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो 3 मोस्ट कॉमन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ डिस्कस हुई हैं, एस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस एंड कफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्थमा। एस्थमा बेसिकली क्या है कि एयरवेज, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो एस्थमा इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवेज। जब एयरवेज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ब्रोंक्यूल्स की जो मसल्स हैं उनमें क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। सो इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवेज दैट कॉजेज़ द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अब जब हो गई है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो उसकी वजह से सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, कफ़ आ सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, हीजिंग मतलब साउंड जो प्रोड्यूस होती है कफ़ की वजह से वो, और रैपिड रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स की वॉल कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं तो रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। तो ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट के अस्थमा को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो डिस्कस करते हैं। 4 मेजर क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो हैं वो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। बीटा-2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें ड्रग आती है साल्ब्यूटामोल। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें ड्रग आएगी बेक्लोमेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जिसमें ड्रग आएगी मेंटालोकास्ट। एंड ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसमें ड्रग आएगी थियोफाइलिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीटा-2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। बीटा-2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कहाँ पे जाकर ज्वाइन करेंगे। बेसिकली एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट 2 तरह के होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है वो क्या है, बीटा-2 रिसेप्टर जो है वो ब्रोंक्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ जाके जो है वो बाइंड करती हैं। तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ब्रोंक्यूल्स की क्या हो जाएगी, डायलेशन हो गई, जिसको हम कहेंगे ब्रोंको डायलेशन। तो बेसिकली बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो ब्रोंकियो डायलेशन जो है वो कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से एस्थमा जो है वो ट्रीट हो जाता है। बेसिकली ये स्मूथ ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन कराता है। ये जो है वो मोस्टली इनहेल्ड फॉर्म में जो है वो यूज़ किए जाते हैं बीटा-2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, और ये माइल्ड एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये ओरली मतलब इनहेलेशन रूट के थ्रू वेल अब्सॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट वेल होती है, लिवर में मेटाबोलाइज होती है और उनके थ्रू क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। उसके बाद क्या है कि ये 4 to 6 आवर्स तक जो है वो एस्थमा से जो है वो रिलीफ प्रोड्यूस करती है। इसके जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि ये टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करती है, मतलब ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है, हाइपोकैलीमिया कैल्शियम लेवल को कम कर सकती है, और हाइपोमैग्नीसीमिया जो है वो कॉज कर सकती है, मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इन द बॉडी। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किडनी में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो इनहेल्ड फॉर्म में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर एस्थमा के जो है वो पेशेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब किए जाते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और ये चिल्ड्रन और एडल्ट्स में एस्थमा के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इनको जो है वो
एक तो अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर इनको नेज़ल स्प्रेस के फॉर्म में फार्मूलेट किया जाए या नेज़ल रूट के थ्रू जो है वो स्प्रे फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाए तो ये एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इनका मेन मेकनिज़म ऑफ एक्शन क्या है कि बेसिकली ये एयरवेज की स्मूथ मसल्स पे जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं कि एयरवेज की इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की प्रोडक्शन कम होगी तो म्यूकोजल एडिमा जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ नहीं होंगे। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन स्टॉप हो जाएगी तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसमें एडिमा जो है वो स्वेलिंग जो हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हो गया कि ल्यूकोट्राइन्स मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन से हैं, ल्यूकोट्राइन्स की रिलीज़ नहीं होगा तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर मतलब रिलीज़ नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये क्या करेंगे, लंग्स में जो म्यूकोजल एडिमा है एक तो उसको कम करेंगे और इन्फ्लेमेशन जो लंग्स में हुई है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ड्रग आती है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, उसमें ड्रग आती है मंटेलोकास्ट। बेसिकली ल्यूकोट्राइन जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं ल्यूकोट्राइंस, और वो ल्यूकोट्राइंस जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। तो बेसिकली ये ड्रग जो है वो उन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। तो ये मंटेलोकास्ट जो है वो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है। ये उन पे जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और ल्यूकोट्राइन सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। जब सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो वहाँ पे ल्यूकोट्राइन रिलीज़ नहीं होगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ नहीं होगा, तो वो क्या कर देगा, ब्रोंक्यूल जो मसल्स हैं उनकी क्या रिलैक्सेशन करा देगी, जिसको हम कहेंगे ब्रोंको डायलेशन। सो बेसिकली इसको जो है वो एक तो अस्थमा के ट्रीटमेंट के प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है, और दूसरा जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है मंटेलोकास्ट की फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ओरली जो है वो एक्टिव ड्रग है, प्रोटीन के साथ ये हाईली बाउंड होती है। 90% ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, लिवर में मेटाबोलाइज होती है और बाइल के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होती है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। बेसिकली जो मंटेलोकास्ट है एक तो वो इनडाइजेशन कॉज करती है जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, हेडेक कॉज करती है, और जो लीवर के एंजाइम्स हैं उनके लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है। नेक्स्ट जो ड्रग क्लास आती है वो आते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और उसमें ड्रग आती है थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो भी ब्रोंक्यूल्स की जो मसल्स हैं उनकी क्या कर जाती है, रिलैक्सेशन करा देती है। तो बेसिकली ये क्या है, ब्रोंको डायलेटर है। ये जो है वो क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट्स जो है वो उनमें मोस्टली जो है वो यूज़ की जाती है। अगर जो है वो एयरवेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो ये उसको जो है वो ट्रीट करेगी थियोफाइलिन। ये ओरल रूट के थ्रू मतलब ली जाती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसमें इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, और मार्केट में ये सस्टेन रिलीज़ प्रिपरेशंस की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस क्या है, नोज़ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो रेनाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। इसके से नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से सिम्टम्स क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, स्नीजिंग, इची नोज़ हो जाएगा या आइज़ हो जाएंगी वाटरी, जो है वो आइज़ हो जाएंगी वाटरी, रिनोरिया, और नेज़ल जो है वो क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो नेज़ल कंजेशन हो जाएगी, मतलब नाक बंद हो जाएगा। ये किस वजह से होता है कि पेशेंट जो है वो, अगर कोई पर्सन जो है वो एलर्जन क्या कहते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल, कोई भी पोलन या कोई भी एनिमल का डंडर वो इनहेल कर देता है, तो उसकी वजह से क्या है, नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो कि इसका मैकेनिज़्म, इसके बिहाइंड मैकेनिज़्म क्या है कि जब किसी पर्सन का इंटरेक्शन किसी फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट से, पोलन से या एनिमल डंडर से होता है, तो वो क्या करता है कि मास्ट सेल्स को जो है वो एक्टिवेट कर देता है। मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ होंगे। कौन सा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ होगा, हिस्टामिन। वो क्या करेगा,
जो ब्रोंकियोल्स के मसल्स हैं उनकी क्या कर देगा, कंट्रैक्शन करा देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, और उसकी वजह से नेज़ल जो है वो कंजेशन हो जाएगी, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल हो जाएंगी। तो ये इसके बिहाइंड जो मैकेनिज़्म है कि बेसिकली जो है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन सी ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती हैं एलर्जिक राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली जो है वो ड्रग्स जो अस्थमा में मोस्टली यूज़ होती हैं वही जो है वो एलर्जिक राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। तो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ किए जाते हैं, एंटी हिस्टामिन्स यूज़ किए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें मोंटेलोकास्ट आती है। तो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जैसे कि पहले डिस्कस किया कि इनका काम क्या है कि दो फॉर्म में आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग आते हैं और लॉन्गर एक्टिंग जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ब्रोंकियोल्स की जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनकी क्या करा देती हैं, रिलैक्सेशन करा देती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकियोल मसल्स क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। मतलब बेसिकली ब्रोंको डायलेशन जो है वो कॉज कराते हैं। और ये जो है वो एरोसोल की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो है वो एक प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को अगर जो है वो नेज़ल स्प्रेस के फॉर्म में, एरोसोल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा तो इनको जो है वो 3 दिन से जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये दोबारा जो है वो नेज़ल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनकी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो है वो नेज़ल कंजेशन हो सकती है। नेक्स्ट जो ड्रग की क्लास है वो है एंटी हिस्टामिन्स, क्योंकि इसमें एलर्जिक राइटिस में क्या है कि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर हिस्टामिन जो है वो रिलीज़ होता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। तो एंटी हिस्टामिन्स जो है वो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो उनके साथ जाके बाइंड करती हैं। H1 रिसेप्टर साथ H1 रिसेप्टर के पास जाके बाइंड करने के बाद ये क्या करती हैं, H1 यानी हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। जब हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा। हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा तो जो इन्फ्लेमेशन हो रही है नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये इसका था मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, और ये इसका यूज़ क्या है, थेरेपेटिक यूज़ क्या है कि ये एक तो स्नीजिंग, वाटरी आइज़ उसके लिए यूज़ किया जाएगा। अगर कोई भी बॉडी में एलर्जी है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एंटी हिस्टामिन्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है कफ़। कफ़ बेसिकली एक क्या है, नेचुरल जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है टू रिमूव द to clear the airways of mucus from the mucus and irritants such as dust or smoke। बेसिकली ये हमारी बॉडी में एक नेचुरल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इरिटेंट आ गया है, कोई म्यूकस प्रोडक्शन हो गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक कफ़ जो है वो नेचुरल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो है वो कफ़ किसी डिजीज़ की वजह से भी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो कफ़ को अगर किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है कफ़, तो बेसिकली कफ़ के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो 2 ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। एक होती है कोडीन और एक होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। बेसिकली जो कफ रिफ्लेक्स एक्शन है तो ये नेचुरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आपके ब्रेन में जो है वो कफ सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम में, उसको कहते हैं कफ सेंटर। तो बेसिकली वहाँ से क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कफ सेंटर प्रेजेंट होता है, तो ये वहाँ से कफ जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली इन ड्रग का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि उन्होंने उस जो कफ सेंटर की सेंसिटिविटी है उसको क्या कर देना है, कम कर देना है। तो सबसे पहले ड्रग पढ़ते हैं कोडीन। कोडीन का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके क्या करती है, एक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये कफ सेंटर की सेंसिटिविटी को कम कर देती है, और जो म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है उसको भी क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है, इसको हमेशा जो है वो लो डोज में जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर इसको हाई डोज में यूज़ किया जाएगा तो एक तो तो इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसको हमेशा जो है वो लो डोज में जो है वो कफ़ के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोडीन ऐसी ड्रग है जो कि पेशेंट में क्या कॉज करा सकती है, एडिक्शन जो है वो कॉज करा सकती है। तो इसके लिए जो है वो इसको हमेशा लो डोज में जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ये बेसिकली एक तो पेशेंट में एडिक्शन कॉज करा सकती है, और दूसरा जो है वो कॉन्स्टिपेशन और फटीग जो है वो कॉज कराती है। नेक्स्ट ड्रग आती है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन।
डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या है, सिंथेटिकली जो है वो ऑब्टेन की जाती है मॉर्फिन से। जो कोडीन है वो नेचुरली जो है वो ओपियम प्लांट से जो है वो ऑब्टेन की जाती है, इस वजह से इसको ओपियोइड मेडिसिन कहते हैं। लेकिन जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है वो सिंथेटिकली जो है वो प्रिपेयर की जाती है मॉर्फिन से। तो इसका भी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जो है वो कफ जाके बाइंड करती है और कफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कफ सेंटर है उसकी सेंसिटिविटी को जो है वो ब्लॉक कर देती है। इस ड्रग को जो है वो कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो एडिक्शन पोटेंशियल है, मतलब ये मोस्टली जो है वो पेशेंट में एडिक्शन जो है वो कॉज जो है वो नहीं करती है। तो इसका जो है वो जो साइड इफ़ेक्ट की प्रोफाइल है वो जो है वो कोडीन से क्या है, सिग्निफिकेंटली बेटर है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा कॉमन जो है वो नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो जो क्या करती है कि ये लो डोज बल्कि नॉर्मल डोज में भी ये क्या कर सकती है, कफ पेशेंट में जो है वो कफ को सप्रेस जो है वो कर सकती है, और इसका जो है वो पेशेंट में ये एडिक्शन भी कॉज नहीं करती है।